यस मैम। है ना। तो क्यों, क्योंकि हमको हमको ये सारी बातें याद रखनी है कि आयोग वहां में कौन से शब्द आते हैं। तो आपको याद रखना है कि जहां अनुनासिक यानी अंक की बिंदी लगी हो ऐसे शब्द, जहां पर चंद्र बिंदु लगी हो अनुनासिक ऐसे स्वर, अनुस्वार स्वर, और विसर्ग यानी पीछे जो डॉट लगे हुए होते हैं, आप लोग जिसको डॉट बोलते हो मैं तो विसर्ग बोलती हूँ। तो पीछे जिसमें आप लोग कहते हो ना जो डॉट लगे हुए हैं, जैसे प्रातः, अतः, ऐसे शब्द। उसके अलावा हलंत वाले शब्द, जिसमें जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें नीचे की साइड में एक ऐसे डंडा खिंचा हुआ होता है ना। जैसे हम हल लिखते हैं तो पीछे ला के नीचे एक तिरछी लाइन जो खिंची हुई होती है, ऐसे शब्द जो होते हैं वो आयोग वहा कहलाते हैं। ठीक है। यस मैम। मैम और एक आपको समझा सकते हैं नुक्ता। नुक्ता, नुक्ता, नुक्ता क्या होता है बच्चों? नुक्ता में क्या होता है, ये ध्वनि का प्रयोग अरबी और फारसी भाषा और तुर्की भाषा में है। जैसे हम लिखते हैं नुक्ता, जैसे राज, तो जाके नीचे एक नुक्ता लगा हुआ होता है। बाजार, जाके नीचे नुक्ता लगा हुआ था। ये उर्दू और ये फारसी और अरबी भाषा में इन शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे हम कहते हैं फन, सजा, जरा, तो जो आवाज आती है वो नुक्ता जो है, उसको जो बिंदी है उसको नुक्ता का प्रयोग होता है। हिंदी भाषी लोग इन आगत व्यंजनों का उच्चारण सामान्य रूप से ज, फ व्यंजनों के समान होता है। जैसे हम कहते हैं जरा, किंतु इस प्रकार का उच्चारण अटपटा प्रतीत होता है और भाषागत मधुरता प्राप्त हो जाती है। अतः कहीं कहीं एक सामान्य हिंदी और विदेशी शब्दों के अर्थ में अंतर स्पष्ट हो जाता है ना। इसके नीचे जो बिंदी लगी होती है उसको नुक्ता कहा जाता है। इसी नुक्ते के कारण शब्दों के अर्थ स्पष्ट हो जाते हैं। जहां पर नुक्ता लगा हुआ होता है हम समझ जाते हैं कि ये अरबी भाषा, फारसी भाषा या तुर्की भाषा के शब्द हैं, जिसको हम सामान्य रूप में ऐसा मानते हैं कि ये उर्दू वाले शब्द हैं। जैसे हम फारसी लिखते हैं तो फा में लगा हुआ है नुक्ता, नीचे डॉट जैसा लगा है। हम अगर लेकिन हम जो उच्चारण करते हैं वो हमारा सेम ही रहता है। बहुत हमें समझ नहीं आता, जब हम लिखा हुआ देखते हैं, जब हम समझते हैं कि हाँ यहाँ पे नुक्ता लगाना है, यानी नीचे जो बिंदी लगानी है उसको नुक्ता कहा जाता है। फा है, जा है, ऐसे शब्दों के नीचे सजा, तो जा में आवाज आप उच्चारण करिए, आपको अपने आप लगेगा कि नीचे नुक्ता लगना है। सजा, सजा, बाजार, बाजार, तो नीचे नुक्ते लगा हुआ जो शब्द होता है इसको नुक्ता कहा जाता है। और बोलिए, और क्या समझ नहीं आया? मैम तद्भव और देशक शब्द में डिफरेंस बताइए, बताओ ना। तद्भव और और देशज। देशज। ओ देखो, एक तो हमने पढ़े थे तत्सम और एक पढ़े थे तद्भव। नहीं, तत्सम और तद्भव, बेटा इनको समझना बहुत इजी है। आपको इतना याद रखना है कि तत्सम शब्द जो होते हैं वो संस्कृत के होते हैं और तद्भव शब्द जो होते हैं वो हिंदी के होते हैं। अगर मैं कहूं, अगर मैं ऐसा बोलती हूँ दंत और फिर बोलती हूँ दांत, तो दंत यानी किसका शब्द है वो? संस्कृत का, संस्कृत का। और तद्भव यानी हिंदी का, हिंदी में हम उसको दांत बोलेंगे। तो हमें इतना याद रखना है, तत् प्लस सम, यानी सेम वैसे ही जो होते हैं संस्कृत वाले शब्द होते हैं और तद्भव जो है वो हिंदी वाले शब्द होते हैं। तो याद रखने के लिए आपको याद रखना है, जो तत् मीन्स वैसा ही, सम यानी समान हो, यानी सबसे पहले संस्कृत भाषा आई तो संस्कृत भाषा के समान, संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं वो तत्सम है।
और तद्भव जो है वो हिंदी के शब्द हैं। अगर आपसे कोई भी किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, तद्भव शब्दों को तत्सम में बदलिए। तो अगर दूध है तो उसको तत्सम में आप बदलेंगे तो दूध हो जाएगा। अगर गांव है तो उसको तत्सम में बदलेंगे तो ग्राम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो शब्द संस्कृत में यूज होते हैं और संस्कृत में के शब्द लिखे जाएंगे तत्सम में, और तद्भव में हिंदी के शब्द लिखे जाते हैं। ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आप लोग इतना ध्यान रखिए, किसी एक का भी अगर ध्यान रखेंगे ना, जैसे आपने तत्सम याद रखा कि तत्सम संस्कृत वाले शब्द होते हैं, तो आप स्वाभाविक बात है समझ जाओगे कि हिंदी वाले तद्भव होते हैं। तो आपको उन दोनों में से जो इजी लगता हो उसका ध्यान रखने का, ये तद्भव हिंदी वाले वर्ड होते हैं, तो आप समझ जाओगे कि तत्सम संस्कृत वाले होते हैं। पर मैम देशज शब्द और तद्भव शब्द दोनों हिंदी के ही होते हैं और एक जैसे ही होते हैं, तो फिर अब उनमें डिफरेंस हमें करना हो नहीं कि नहीं कौन सा नहीं, तो देशज कैसे शब्द, करें? देशज शब्द और विदेशी शब्द में अंतर है। देशज शब्द जो है, मैंने आपको बताया ना कि देशज शब्द जो होते हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार, व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार परिवर्तित कर देता है। जैसे मैंने एक और बताया ना कि जैसे नाम किसी का बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी आप घर में देखो, जैसे सत्येंद्र नाम है, तो सत्येंद्र नाम इतना अच्छा है लेकिन उसको सत्तू कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार उसको तोड़ मोड़ दिया, है ना। अब राज नारायण किसी का नाम है तो उसको सीधा सीधा राजू, अपनी सुविधा के अनुसार। राज नारायण तो लिखित में है, कागज में लिखा हुआ है राज नारायण, बाकी पूरे मोहल्ले वाले और पूरे रिश्तेदार उसको राजू के नाम से ही जानते हैं। जो उसके मित्र वगैरह होंगे वही को पता होगा, लेकिन शॉर्टकट में हम उसको राजू बोलेंगे, राजिया बोलेंगे, बहुत हो गया। तो देशज शब्द जो होते हैं वो हम अपनी सुविधा के अनुसार तोड़ मोड़ लेते हैं। और विदेशी शब्दों में क्या होता है, विदेशी शब्द जो हमने अभी जैसे नुक्ता वाले शब्द हैं, अरबी के, फारसी के, अंग्रेजी के, पुर्तगाली के, तुर्की के, वो सारे शब्द आ जाते हैं विदेशी शब्दों में। हमें पता नहीं चलता है। हमने पढ़ा था ना उपसर्ग में भी कितने सारे शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत के हैं या उर्दू के हैं, लेकिन हम उनको हमेशा यूज करते रहते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमने हिंदी में कौन सी विदेशी भाषा के शब्दों को प्रयोग कर रहा है। जैसे हम अब हिंदी बोलते हैं तो हम मैं हिंदी की टीचर हूँ, लेकिन फिर भी सारे वर्ड हिंदी वाले नहीं आते हैं। कभी कोई इंग्लिश का भी वर्ड आ जाता है उसमें, कभी कभी गुजराती वाला भी कोई शब्द आ जाता है, तो वो सारी बातें मिक्स हो जाता है ना। और उर्दू वाले भी, जैसे मैं कहूंगी कि अरे बच्चों आप लोग इतनी तकलीफ नहीं उठा सकते, तो तकलीफ शब्द जो है वो हिंदी का नहीं है। थोड़ी तकलीफ तो करो पढ़ने की। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, तकलीफ शब्द हिंदी का है? नहीं। जरा अपनी नोटबुक तो दिखाओ मुझे। तो जरा शब्द किसका है? उर्दू का। हाँ। उर्दू। तो हम जो है उन शब्दों को किस तरीके से, विदेशी शब्दों को कैसे प्रयोग कर रहे हैं हमको खुद पता नहीं चलता है, लेकिन हम हिंदी भाषा में और भाषाओं के शब्दों को प्रयोग करते हैं, वह विदेशी शब्द हो गए। और कुछ जितना कुछ है पूछो फटाफट। मैम चैप्टर 3 में व्यंजन जो है उसमें द्वितीय व्यंजन क्या होते हैं? चैप्टर 3 में व्यंजन जो है उसके अंदर द्वितीय व्यंजन है, वो क्या होते हैं? अच्छा एक मिनट, चैप्टर 3 नहीं है, द्वितीय व्यंजन चैप्टर 2 है। आपको चैप्टर भी नहीं पता है बेटा। द्वितीय व्यंजन का मतलब होता है जहां पर दो व्यंजन हो, एक से दो व्यंजन हो, जैसे सिक्का, पक्का, चक्का, कुत्ता, पत्ता, जहां पर एक से दो व्यंजन होते हैं उसको द्वितीय व्यंजन होते हैं। ठीक है। अगर कोई ऐसा, मानो अगर आप कभी कोई छोटा बच्चा आपसे पढ़ने आया और उसकी बुक में लिखे हुए हैं कि 5 द्वितीय व्यंजन लिखिए, तो 5 द्वितीय व्यंजन का मतलब है कि जहां पर एक से दो व्यंजन आ रहे हो आप उसको वो शब्द लिखवाइए।
तो वो शब्द आप अपने आप समझ जाएंगे, जैसे नाना, सिक्का, पक्का, मक्का, छक्का। और तो मैम ये पूरा आधा आधा और पूरा कैसे बनता है? आधा पूरा कैसे बनता है मतलब? अरे बेटा, अगर आप कुत्ता लिखोगे, पत्ता लिखोगे तो एक आधा बनेगा, एक पूरा बनेगा। ओके जैसे मैम। जैसे आप बताओ, आपको क्या समझ नहीं आ रहा है? शायद मैं आपकी बात को नहीं समझ पा रही हूँ, आप क्या बोलना चाहते हो? मैम मैं बोल रही हूँ जैसे तो आधा है और पूरा भी है, तो ये दोनों किस वर्ड से बनते हैं? मतलब जैसे फिर से बोलो। जैसे कोई शब्द मैम अगर मैं उसमें, बोल रही हूँ कि हाँ बोलो। आधा तो और पूरा तो कैसे बनता है? कोई वर्ड से बनता है कि ऐसे ही बनता है? आधा था और पूरा था। बेटा देखो, कभी कभी हमारे लिए शब्द भी दे दिए जाते हैं। आपने छोटे बच्चों की अगर बुक देखी होगी तो उसमें शब्द भी दे दिए जाते हैं, जैसे गा से आप द्वुत स्वर बनाइए, या गा से या का से द्वुत स्वर वाले शब्द लिखिए, इस तरीके के आते हैं। तो हम जो है उसी हिसाब से शब्दों को लिखेंगे। ता से द्वुत स्वर वाले शब्द लिखिए, तो आप अब ना से द्वुत स्वर वाले शब्द लिखिए, तो गन्ना। तुरंत हमको समझ आ जाएगा कि भाई जो ओके जहाँ पे मैम। दो दो मतलब एक से दो व्यंजन, एक ही व्यंजन को दो तरीके से प्रयोग हो रहा है, वो छोटे बड़े दोनों तरीके से प्रयोग हो रहे हैं, उनको द्वुत व्यंजन कहते हैं। ठीक है, एक ही व्यंजन का दो बार प्रयोग होना द्वुत व्यंजन है। ठीक है, क्लियर? मैम और कुछ और किसी के लिए कोई डाउट्स है? पूछो, मुझे अच्छा मैं फील होता है कि अगर आप लोग डाउट्स पूछते हैं तो लगता है कि हाँ आपने पढ़ाई की है, इसलिए ही आपको समझ नहीं आया। जो पढ़ेगा उसको ही प्रॉब्लम्स मिलेंगी, जो नहीं पढ़ेगा उसको तो कुछ नहीं, उसको तो लगेगा हाँ सब ठीक है। और मैम कुछ आप विसर्ग चैप्टर 3 में आप समझाओगे अयान संधि? है? कौन सी? मैम चैप्टर 3 जो संधि चैप्टर नहीं है उसमें अयान संधि समझाओ ना। अयान संधि है ही नहीं, आयात संधि है, अयान संधि नहीं है। सॉरी अयात संधि। आयात संधि है। आयात संधि संधि में क्या होता है? सबसे पहली बात समझो, ए छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। तो छोटी ए का आय सिर्फ आ और या, बड़ी ए का आय, छोटे ऊ का आ, बड़े ऊ का आप बन जाता है। जैसे ए प्लस आ, तो ए का क्या बनेगा? आय, आपकी बुक में दिया हुआ है। जैसे ने प्लस अन, तो नैन हो जाएगा, क्योंकि ए का आय, छोटी ए का आय बनेगा, बड़ी ए का आय बनेगा, ओ का अब और बड़े ओ का आप। ये हमको याद रखना है। तो इसमें हमको दो बातें याद रखनी है। ए का आय होता है, तो छोटी ए का आय हुआ तो हमारी समझ में आ जाएगा कि बड़ी ए का आय हो जाएगा। छोटे ओ का आ होगा तो बड़े ओ का आब हो जाएगा। कुछ समझ आया? यस मैम। सिर्फ इतना ही परिवर्तन है, और नाम से ही पता चल रहा है अयाद, जिसमें आ और या वाले ही शब्द बनने हैं, वो अयाद संधि है। और बोलो, और कुछ बेटा? मैम और विसर्ग संधि। विसर्ग संधि पता नहीं जाने कौन मैम कौन सी। मुझे समझ में नहीं आया। विसर्ग संधि, विसर्ग विसर्ग। विसर्ग संधि तो मैंने आपको पढ़ाई नहीं है।
आपके कोर्स में ही नहीं है हाँ ठीक विसर्ग ठीक है संधि। मैम। और कुछ वैसे ही मतलब जो कोर्स में नहीं है वो क्यों पूछ रहे हो? ये कि मैडम को आता है या नहीं आता है, इसलिए अगर आप ये सोच रहे हो तो मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे तो आती नहीं है। मैम, हाँ ऐसा तो नहीं है तो वो क्या आ, मेरा ध्यान नहीं था कि मैंने मार्क भी किया कि ये नहीं आएगी, पर मेरा ध्यान नहीं था उस अच्छा पे, ठीक इसके है, लिए। क्योंकि आपके कोर्स में सिर्फ स्वर संधि के ही 5 भेद दिए गए हैं, तो आप लोग वही तैयार करें। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि नहीं है, और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में इतने सारे भेद भी नहीं है। उनको पढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा, 8th क्लास में आप उनको पढ़ोगे, लेकिन उनमें भेद ज्यादा नहीं है। भेद जितने भी हैं वो स्वर संधि में ही ज्यादा दिए गए हैं। ठीक है। अच्छा, अगर इस बीच में, अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन जो भी आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं। किसी को भी डाउट्स हो, जैसे जयेश बेटा कोई डाउट्स है? मैम आपको गूगल क्लास में होमवर्क मिले? ये गीता को मैंने कितनी बार क्लास में लिया और कितनी बार चली जाती है क्लास में से। मैम मुझे विसर्ग संधि समझना। विसर्ग संधि? हाँ मैम। विसर्ग संधि नहीं है आपके कोर्स में, आप नाम गलत बोल रहे हो। आपके लिए जो जो डाउट्स हैं, कल अपनी टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन करके रखना कि आपको कौन सी संधि समझ नहीं आई है। क्योंकि विसर्ग संधि अभी सिया ने बोला, तो मैंने बताया कि विसर्ग और व्यंजन संधि आपके कोर्स में नहीं है, तो वो हमने नहीं पढ़ाई है, क्योंकि यहाँ बुक में ही नहीं है। उस स्वर संधि है, उनके जो भेद पढ़ाए हैं, अगर उसमें से आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप कल देखिए, बताइए मुझे, और मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है। और कुछ? नो मैम। अच्छा बच्चों, हमारा इतना तो हो गया। अब इसके बाद मैं क्वेश्चन पूछती हूँ। अभी आपके पास 2 मिनट हैं। नभ में क्या उगाई? मैम हाँ जयेश को बोलने दो। हाँ, नभ में एक छोटी सी टेढ़ी रेखा उग आई है। बादलों के बरसने से क्या क्या हो गया? 1 मिनट, विपुल बोलो। बादलों के बरसने। विपुल बोलो बेटा। मैम मैं कहूँ? मैम अरे 1 मिनट। मैम हाँ गीता बेटा प्लीज विपुल को आंसर देने दो। हाँ बेटा बोलो। मैम बादलों के बरसने से हाँ फूल मनमोहित हो गए। हाँ पत्तों के ऊपर जो धूल थी, पत्ते साफ हो गए और हाँ, प्रकृति का वातावरण बहुत अच्छा हो गया। वेरी गुड। यानी बादल के बरसने से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चारों तरफ हरियाली है, वातावरण तरोताजा हो गया है और बहुत ही सुंदर और सुखमय वातावरण प्रतीत हो रहा है, ऐसे लिख सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन आंसर जो है वो राइट होगा। दुख की घटाओं के घेरों का क्या अर्थ है? गीता आंसर दो फटाफट, टाइम हो गया है। ओके मैम। यस मैम। टेक्स्ट बुक लेने जा रही हो, आंसर की देखोगी जब आंसर दोगी, कि जिसको भी आता है बोलो।